बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ में 1 से लेकर सभी चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। और ये रिवीजन आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर दिन एक वीडियो आपको नया मिलेगा जिसमें आपको हर अध्याय के बेसिक से लेकर अंत तक आपको पूरा समझाया जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप इस वीडियो को देखकर अपने बोर्ड पेपर में मैथ में अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए और हम पढ़ाते रहिए, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिए। शॉर्टकट वीडियो है, ऑन शॉर्ट में बनेगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। बोर्ड के परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेंगे हमारा 90% गारंटी है कि इसी से बनने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से हमने छाटा है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। आपका कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। आप लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं मतलब सभी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या में आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। तो ये बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो आपको पता होगा वे संख्याएं जिनका यूज हम गिनने में करते हैं। वे संख्याएं जिनका योग हम जिनका मतलब हम गिनने में करते हैं, जिनका मान जैसे हम बोले एक चेयर है, 4 कुर्सियां हैं, है ना। कुछ भी कहते हैं जिनका यूज हम गिनने में करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहाँ से प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक। अभी कोई चीज का हम जीरो है, वो जीरो है भाई, जीरो कोई चीज गिनने में आती है? नहीं आती, ठीक है। तो गिनने में एक से शुरू होता है, एक से लेकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं जीरो से एक से शुरू होती है, अनंत तक होती है। इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है? जहां पर जीरो से शुरू हो जाए, 1 2 3, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बाद होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जीरो से लेकर 1 2 3 4 पॉजिटिव अनंत तक, और -1 -2 -3, ये आपका कहां तक जाए? माइनस अनंत तक जाए। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब तो आपका आप पढ़ चुके हैं, आपने पहले भी इस सब चीजों को पढ़ लिया। मेन आपका टॉपिक क्या है? आपका मेन टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं, ध्यान से समझिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q, अगर ऐसे ना समझ में आए, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। भिन्न अर्थात अंश बटे हर के रूप में, ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें या जिसे अंश या हर के रूप में लिख सके, और या तो इसको आप शॉर्टकट अब डिजिटल तरीके से पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पी तथा क्यू को नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, परंतु यहाँ पर एक शर्त होता है कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर क्यू का मान जीरो हो गया तो इसका मान हो जाता है अनंत, इनफाइनाइट, मतलब ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इसलिए क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो लेकिन एक चीज और होता है यहाँ पर, जैसे आप कहेंगे दो, 2 बटे 1, है ना, तो p बटे q के लिए परिमेय संख्या हो। लेकिन एक शर्त और होता है कि ये p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो, तभी ये नियम, मतलब p बटे q के रूप में भी लिख सकें और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, और p q एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अभी कई बार आपने पढ़ा है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। पढ़े हो पक्का। तो भाई इसे √3 को √3 बटे 1 लिख दिया हमने भाई, p बटे q के रूप में लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या हो गई, है ना। इसके अनुसार अगर आपने कहा कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हमने लिख दिया √3 बटे 1। अब √3 बटे 1 को लिख दिया, हमने कहा ये परिमेय संख्या होगी।
भाई बड़ी दिक्कत है, परिमेय संख्या ये है भी नहीं और हो भी रही है, नियम का पालन भी कर, लेकिन एक शर्त ये है कि पी क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए कहीं पर आपने पढ़ा कि √3 एक पूर्णांक होता है, 1 2 3 -1 -2 -3 होता है, लेकिन आपने कहीं पढ़ा कि √3 एक पूर्णांक है, नहीं ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जीरो की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है जीरो एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आप खट्टे से बताओगे अपरिमेय, है ना, गलत जवाब। रूट देखो जीरो को हम 0/1 लिख रहे हैं, जीरो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक तो हो गया दोनों, ठीक है। और क्यू बराबर जीरो है, नहीं, क्यू बराबर जीरो भी नहीं, सभी नियम का पालन कर रहा है, अर्थात एक क्या है, एक परिमेय संख्या, जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए ये तो परिमेय संख्या की बात होगी, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में, कैसे, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, मतलब लिख तो सकते हैं लेकिन उसके नियम का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में √2, √3 और √4, भैया √4 नहीं होता, देखिए कैसे नहीं होता। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, √2 × 2 लिख सकते हैं भाई, या 2 का स्क्वायर रख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्यों, अरे रूट क्यों कैंसिल कर दिया, अरे रूट का मतलब होता है बाबा कि 2 की घात 4 की घात 1/2, यही होता है रूट का मतलब। अभी जो 4 की घात 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 की घात 1, यानी कितना मिल गया आपको, मान ली, इसलिए रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसका मान हो गया 2, 2 क्या है, 2 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या ना, 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये 4 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, तो इसे हम अपरिमेय में नहीं लिखते बल्कि √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अगर पूछ ले आपको कोई अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनाता है बच्चों कि पाई एक परिमेय संख्या, पाई क्या है, तो ऑप्शन में देगा परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, इस प्रकार का देगा, तो आप कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या। अगर वास्तविक देता तो वास्तविक भी सही है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है, मतलब सभी संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं भाई, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज समझ लिया। अब चलिए आगे हम चलते हैं, गुणनखंड करना। देखिए ये क्वेश्चन आपका बनेगा, इस टाइप का बन सकता है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ओके, अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है भाई, कोई भी संख्या हो आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे आपको दे दिया, मेन पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, देखिए किसी भी भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका परिमेय है, आगे इसको बाद में देखते हैं। अभाज्य, पहले साफ बात है अभाज्य की, तो अभाज्य क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अंक से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जैसे हो गया 3, 5, ये देखो 3 सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होगा, 5 भी वही है, ठीक है। लेकिन भाज्य संख्या जैसे 4 ले लें, ठीक है, 4 देखो 2 से भी कट जा रहा है, स्वयं से कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, यानी ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं, और 2 भी एक भाज्य है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, मान लेते हैं हम छोटी गिनती लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड करना है भाई। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या को काटिए, 2 × 1 2, 2 × 5 10, है ना, फिर 5 × 1 5, 5 × 1 यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5, किसका, 10 का। इस प्रकार 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 × 5, है ना। ये 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ये जो भाज्य संख्या है बच्चों, इसको हमने अभाज्य संख्या × अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, यानी इससे आपको क्या मिलता है, परिणाम कि सभी भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है।
कि आपने क्या समझा कि सभी भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी चीज को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे आपका मेन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा 2022 और 23 में ये पूछा भी गया है ना बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 में, कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों। तो आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना, गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। देखिए 156 है भाई, देखिए पहले इसको 2 से, लास्ट में 2 से सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, है ना। फिर कितना आएगा इससे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 3, 13 3 39, फिर 13 1 13, यानी 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ये किसका है भाई, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ये ऐसे तरीके से हम बचपन में लिखते थे, अब इसको थोड़ा हम अपने तरीके से यानी मॉडर्न बनाएंगे। मॉडर्न कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस 2 को 2 का 2 बार गुणा यानी 2 की घात 2, और 3 का एको बार नहीं तो गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिलेगा इसे, अब क्योंकि डिजिटल हो गए भाई, 10 में पहुंच गए ना, अब डिजिटल हो गए तो डिजिटल तरीके से क्वेश्चन देगा और डिजिटल तरीके से आपको हल करके बता देना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया, यहाँ तक आप समझिए। अब आपको कोई भी संख्या देता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे आप, हम मान लेते हैं आप निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको निकालना है, अगला है आपका अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ एक चीज होता है अभाज्य संख्या, सॉरी अभी बाद में पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है फुल फॉर्म, HCF, HCF, है ना, HCF निकालना सीखते हैं, निकालना। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में, HCF क्या होता है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HCF। तो देखिए HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, या बोलते हैं शॉर्टकट में मासा या HCF। ठीक है, तो इसको निकाला कैसे जाता है, बचपन में हम लोग बहुत निकालते हैं, बहुत गुरुजी कान पकड़ पकड़ के मारे थे, कैसे मारते हैं उसी लिए लगाना आता है। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि द्वारा, पहले तो आप संख्या, जैसे दो ही संख्या है, ऐसे 2 संख्याओं का निकलता है। मान लेते हैं दे रहा है 10 और 15 का HCF निकालिए। तो देखिए एक तो आसान विधि है गुणनखंड विधि, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जो दोनों में कॉमन रहे वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। देखिए ध्यान से 10 का करें, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ओके, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, दोनों में क्या होगा निपटा रहा है, तो बच्चों आप बताओगे दोनों में 5 बने, अर्थात इसका HCF कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया गुणनखंड विधि द्वारा। अब एक होता है भाग विधि द्वारा, क्या है, भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। क्या होता है भाग विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना, जैसे मान लेते हैं ये आपका है, क्या था, 10 और 15 का HCF निकालिए, HCF निकालिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं भाई, देखिए ध्यान से, है ना। तो देखिए ए बच्चों इधर देखते रहो। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 10 है, और उससे बड़ी क्या है 15। तो जो बड़ी संख्या उसको भाग के अंदर रखते हैं और जो छोटी संख्या उसको बाहर, इसके बाद भाग करते हैं, जितनी बार अधिकतम जाए उतनी बार ले जाते हैं। 10 एक 10 एक बार जाएगा तो 10 ले जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, इस 5 को बाहर अंदर ला के रख देते हैं 10 को, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो गया 5 बच गया, है 5 दूना 10 हो गया, 10 से कैंसिल कितना बचा, यही जो आपका मान होता है ये क्या कहलाता है HCF। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, HCF। ठीक है, अब ये विधि क्या कहलाती है, शेषफल परिमेय होती है, क्या होती है, शेषफल परिमेय होती है। ध्यान से देखिएगा शेषफल परिमेय क्या होता है, देखिए जैसे आपने एक चीज पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, यही चीज पढ़े हो ना भाई। अब इसको हमारे जो वैज्ञानिक थे अंगणित के आधारभूत परिमेय से भी बोलते हैं ना, अंगणित की, है ना। देखिए
एल्गोरिथम है। ये देखिएगा ध्यान से। अभाज्य क्या होता है भाई? भाज्य संख्याएं जिसमें भाग दिया जाता है, यानी 15 हो गया जिससे, है ना। और भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है? जो भागफल आता है, और शेषफल जो शेष बचता है। इसी चीज को शॉर्टकट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसी को ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जिस अवस्था में ध्यान से देखिएगा, जिस अवस्था में शेषफल 0 हो जाए उस अवस्था की तुलना इससे कर देते हैं। भाज्य कितना है इसमें? 10 बराबर 5 गुणे भागफल 2 प्लस आर शेषफल। उसी में इस b के मान को b बराबर कितना है? 5। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उस संख्या का, उन दोनों संख्याओं का अभीष्ट HCF। क्या कहते हैं? HCF। अब यदि आपको कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या देती है तो आप उसका HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे एक चीज और देता है आपको, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का बनाता है। सभी क्वेश्चन पे इस पे चर्चा कर लेंगे आज हम, है ना। 2 वीडियो में लगे हैं, आज पहला वीडियो, कल दूसरा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा एक चीज होता है, जैसे किसी भी संख्या दे दिया आपको, मान लेते हैं ए दे दिया, बी दे दिया, है ना, सी दे दिया, एम दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया। यानी अगर किसी संख्या एम के लिए, किसी संख्या पी के लिए, है ना, सम धन पूर्णांकों का रूप होगा, सम धन पूर्णांक, है ना, का रूप होगा, ठीक है। इस प्रकार का पूछ लिया, ओके। पूछ लेगा विषम धन पूर्णांक का रूप होगा, कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए 2 ही पूछता है, या सम या विषम। मतलब ऐसा रूप बनाइए कि जिसमें ए बी सी, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए? प्राकृतिक संख्या का मान कुछ भी रख दें, हमेशा एक सम संख्या मिले। तो देखिए सम संख्या का जो रूप होता है, मान लेते हैं 2 होता है, 2m। अगर इसमें देखो 1 रखोगे m की वैल्यू, ठीक है, तो 2 1 2 हो जाएगा सम संख्या, 2 रखे 2 दूनी 4 सम संख्या, 3 रखो 3 दूनी 6 सम संख्या। हमेशा क्या मिलेगी? सम संख्या। यानी सम संख्या के लिए कोई भी, अगर कोई किसी से आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, m दे रहा, p दे रहा, q, अगर q देता तो 2q हो जाएगा, m देगा तो 2m हो जाएगा, सी देगा तो 2c हो जाएगा, ए देगा तो 2a हो जाएगा। इस प्रकार आप जो ऑप्शन, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब दे रहा है, उसी ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर को चिन्हित कर देंगे, ठीक है। तो चलिए विषम संख्या धन पूर्णांक के लिए क्या रूप होगा? तो विषम संख्या 2m 2a प्लस 1, या 2b प्लस 1, या 2c प्लस 1, या 2m प्लस 1, या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर आप ए का मान कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5, हमेशा विषम संख्या। देखिए 1 रखते हैं तो 2 1 2 1 3 3 एक विषम संख्या, 2 रखते हैं 2 दूनी 4 1 5 5 एक विषम संख्या, 3 रखते हैं 3 दूना 6 7 एक विषम संख्या। मतलब ये विषम संख्या का रूप है, ये सम संख्या। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? HCF निकालना सीखा ना, HCF निकालना सीखा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? दिक्कत होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जब आप HCF निकालना सीख गए, ठीक है, देन हमने HCF निकाला, सीख गया। अब HCF की सहायता से हम LCM निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? LCM कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई 25 और 50 है, 25 और 50 का हमको निकालना है HCF, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। HCF निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 25 का लिखेंगे 25 5 गुणे 5, 50 का लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 5 एक उभयनिष्ठ, इसमें 5, यानी HCF कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 यानी 25। ये डन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। तो एक चीज देखिए ध्यान से, कि जैसे दो संख्याओं का एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के LCM, संख्याओं के HCF गुणे LCM के, LCM, ठीक है। उन संख्याओं के गुणनफल, और जो मतलब दो संख्याएं हैं, हमने क्या निकाला? 25 और 50, इनका गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के HCF और LCM। HCF कितना आपका? 25, और LCM नहीं पता तो LCM लिख देते हैं। ये 25 इधर गुणे में रहेगा भाग में, यानी 25 गुणे 50 बटे 25,
25 से 25 कैंसिल, बराबर क्या बचा, LCM। इस प्रकार LCM कितना हो गया आपका 50। तो आप LCM भी निकाल सकते हो और HCF भी निकाल सकते हो इस विधि द्वारा, है ना। तो चलिए आगे भी इसके बारे में बात करते हैं, है ना। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लेते दे दिया 132 और 128 288 दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लासा, लासा मतलब LCM इसका 132 288 288 का 3168 है, तो मासा क्या होगा, तो मासा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा मासा। सबसे पहले हमने अभी आपको पढ़ा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके लासा गुणे मासा के बराबर होगा, है ना। तो काट देते, देखिए 132 गुणे 288 का बराबर किसके होगा, लासा गुणे उन संख्याओं के लासा गुणे मासा के बराबर होगा। तो देखिए 132 गुणे 288 बराबर लासा आपको दिया 3168 गुणे किसके हो जाएगा, मासा के हो जाएगा। ये चीज गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी 132 गुणे 288 बटे 3168 भाग करके काट देंगे, कितना आएगा मासा बराबर, मासा बराबर आपको मिल जाएगा इस प्रकार 12। कितना मिल जाएगा 12। तो आप लोग भाग करना जानते हैं और भाग आराम से कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपका डन हो गया क्वेश्चन, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे उतना हमारे लिए सही है। पहले देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का एक युग्म है। तो देखिए हमने आपको बताया नहीं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक या बोले मासा केवल एक हो, केवल और केवल एक हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वे दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं भाई, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको ऑप्शन में दिया है A, B, C और D, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपको 14,35, ओके, ध्यान से देखिएगा। दूसरा दिया आपको 18,25। तीसरा आपको दिया गया है 31,93, ठीक है। फिर दिया आपको 32,52। ध्यान से देखिएगा, ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। अर्थात इसका HCF एक नहीं होगा ना, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या है। देखिए 31 और 93, 31 तिया 93, यानी कट जा रहा है, तो ये भी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, यानी ये भी नहीं है। देखिए 18 और 25, 18 और 25 HCF निकालिए, इसका HCF निकालिए, इसका HCF, इसका HCF, इसका, जिसका HCF एक हो वही आपकी सहअभाज्य संख्या। तो 18 और 25 का जो HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक निकलेगा। एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं ना। तो देखिए 25 है, 25 का देखिए ध्यान से देखिए, 18 है, ये 25 है। 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, ओ सॉरी 3 त्रिकानो, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 25 का 5 गुणे 5 गुणे 1, इसमें गुणे 1। देखिए एक एक उभयनिष्ठ, इसलिए इसका HCF एक हो गया, इसलिए यह एक सहअभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ, अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या हो सकती है, कौन सी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन दे दिया √9, फिर ऑप्शन बी ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया रूट के अंदर 3, ऑप्शन डी दे दिया आपको, ऑप्शन सी दे दिया रूट के अंदर 10.1, फिर ऑप्शन डी दे दिया, ठीक है, ये सी हो गया। ऑप्शन डी दे दिया आपको 0.0101, ठीक है, 0.110,
फिर डाटा ऐसे चलता चले जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सी निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन जो है √9, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या होगा 3, 3 एक परिमेय संख्या का परिमेय, तो परिमेय संख्या, तो ये आपका ऑप्शन डन हो जाएगा। देखिए जब आपको ऑब्जेक्टिव भरने वाला 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 को जो आप तो आंसर सही है, लेकिन आप जब भरने में बेटा गलती कर दोगे ये वाली चीज, इसका प्रैक्टिस आप लोग बाजार से खरीद लीजिएगा, उसका पेपर मिल जाएगा, उस पर कम से कम 10-15 पेपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे आपको फायदा मिलेगा, आपका जो हाथ रहेगा वो फिक्स हो जाएगा कि हमको इसी गोले के अंदर रहना, बाहर नहीं जाना। अगर गोले के बाहर हो गया तो नंबर कट गया, आपको सब आ रहा है, गलत हो जाएगा नंबर, तब तकलीफ होती है ना बच्चों। तकलीफ नहीं लेना है, तो आपको इसका प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपका कंप्लीट होता है। आगे आपको पढ़ेंगे हम, सिद्ध कीजिए कि √3, √2, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब तक के लिए इतना वीडियो अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।